तो ओके बड़ी स्टोरी आगे की इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ओसुके और नाइटो की फाइट के साथ। नाइटो स्टार्ट करता है एक किक के साथ, लेकिन ओसुके उसकी किक को ब्लॉक कर देता है। फिर नाइटो अपने हाथों से ओसुके को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओसुके नीचे डंक कर लेता है। फाइट के दौरान ओसुके सोच रहा होता है कि नाइटो ने सबसे पहले लेफ्ट से अटैक किया, जिसके बाद उसने अपने हाथों से ओसुके के ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक किया। इसका मतलब ये है कि नाइटो लड़ने में तो अच्छा है। अब ओसुके सीधा फ्रंट से ही अटैक करता है नाइटो पर। वो नाइटो के ऊपर बहुत सारे पंचेस करता है, लेकिन उसको नाइटो डॉज कर लेता है। उसको एक जोरदार पंच करता है नाइटो को, और इस अटैक से नाइटो बहुत पीछे हट जाता है। ओसुके नाइटो से कहता है कि वो उसके साथ हैंड टू हैंड फाइट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि नाइटो उसको फाइट में सीरियसली तो ले रहा है। इसी बीच यहाँ पर ओसुके अपनी पावर्स का यूज करता है और वो एक सिकल और एक चेन क्रिएट कर लेता है अपने ब्लैक बैक्टीरिया से। नाइटो भी अपने ब्लड का यूज करता है और एक अम्ब्रेला क्रिएट कर लेता है। एंड अब ओसुके नाइटो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। नाइटो अब अपनी एबिलिटी का यूज करता है और इस अटैक से बहुत सारे ब्लड एरो जो हैं वो ओसुके की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ओसुके इन सभी तीरों को डिफ्लेक्ट कर लेता है अपने चेन और सिकल से, और ये सारा ब्लड जमीन पे गिरने लगता है। नाइटो भी ये सब कुछ देखता है कि कैसे ओसुके ने उसके अटैक्स को डॉज कर लिया। वह अब यहाँ पे ओसुके जो है वो नाइटो की तरफ सिकल फेंकने के लिए तैयार हो जाता है, एंड वो फेंक भी देता है, बट नाइटो उस अटैक से बच जाता है और जो सिकल है वो उसके बगल से निकल जाती है और एक पेड़ को बीच में से आधा कर देती है, जिसके बाद ओसुके उस सिकल को वापस से खींच लेता है अपनी ओर। ओसुके नाइटो को फाइट के दौरान बताता है कि जो उसकी चेन है वो 300 मीटर तक फैल सकती है, और अगर गलती से नाइटो उसके पास भी आ जाता है तो वो दूसरी सिकल से नाइटो के ऊपर अटैक कर देगा। यानी दूर हो या पास, नाइटो नहीं बच सकता। वो ये भी नाइटो से कहता है कि अब नाइटो को डिसाइड करना है कि वो अपने ऊपर कहां से अटैक करवाता है। नाइटो ओसुके से कहता है कि जितनी बातें वो कर रहा है ऐसा वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ओसुके जितना दिखा रहा है वो उतना स्ट्रांग भी नहीं है। नाइटो की इस बात को सुनने के बाद ओसुके को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो नाइटो के ऊपर एक सिकल फेंक के अटैक करता है और नाइटो उसकी इस सिकल को पकड़ लेता है अपने हाथों से। ओसुके नाइटो को देख के सरप्राइज हो जाता है कि नाइटो ने अपने हाथों से ही उसकी सिकल को पकड़ लिया, और अब नाइटो बहुत तेजी से ओसुके के ऊपर सिकल को फेंक देता है, लेकिन ओसुके को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही अपनी एबिलिटी को कैंसिल कर लेता है। लेकिन तभी वो अपनी आंख खोल के देखता है कि नाइटो अपने पैरों से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। नाइटो ओसुके के फेस पर एक किक करता है, जिससे ओसुके बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। ओसुके कुछ कह रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पे नाइटो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी एबिलिटीज का यूज करता है और उसके ऊपर तीर चला देता है। लेकिन ओसुके यहाँ पे समझ जाता है और वो फिर से अपने सिकल की हेल्प से उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। वो ऊपर से अपने आप को तीरों से बचा रहा होता है, लेकिन इसी बीच जो मुदानो यानी नाइटो है वो ओसुके के पेट पे ही अपना छाता फेंक के मारता है। नाइटो कहता है कि वो ओसुके के ऊपर अब यही सेम अटैक करता रहेगा, तो वो देखना चाहता है कि ओसुके इन अटैक्स को कितना ज्यादा झेल सकता है। ओसुके नाइटो से पूछता है कि वो यहाँ पर अपना कितना ज्यादा ब्लड यूज करने के बारे में अभी सोच रहा है। अगला सीन होता है मोमोतारो एजेंसी का। यहाँ पर सुकोयोमी कह रहा होता है कि शायद आज ओसुके की हालत खराब हो सकती है। उसकी बात सुनकर मिकाडो कहता है, इसका मतलब तो ये है ना कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए जाकर, लेकिन सुकोयोमी कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओसुके सब कुछ अकेले ही हैंडल कर लेगा। ओसुके के बारे में पता चलता है कि उसके लिए जीत और हार कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रिजल्ट है। यहाँ पर ओसुके नाइटो के ऊपर अटैक करने के लिए फुल तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन नाइटो उसके मुंह पे ही किक करता है और उसको दूर कर देता है। ओसुके अभी भी हार नहीं मानता और वो अपनी पावर्स का यूज करके अपने सिकल को बड़ा कर लेता है, लेकिन जैसे ही ओसुके नाइटो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, नाइटो उसके अटैक से बच जाता है। ओसुके अब समझ जाता है कि नाइटो की भी एक वीकनेस है, और वो ये है कि नाइटो बस ऊपर से ही अटैक कर सकता है। नाइटो कहता है, अच्छा तो तुम ऐसा सोच रहे हो। तभी यहाँ पे नाइटो जो है वो जमीन पे गिरे हुए अपने ब्लड को मैनिपुलेट करने लगता है और वो उसमें से दो ड्रैगन्स को बाहर निकालता है, और नाइटो के इस अटैक से ओसुके की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो जाती है। ओसुके अब यहाँ पर इस अटैक से समझ जाता है कि नाइटो ने जो उसके ऊपर पहले अटैक किया था वो सब कुछ उसकी एक चाल थी। नाइटो ओसुके से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही इधर-उधर की बातें सोचते रहे तो तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। नाइटो अब उसकी तरफ अपना अम्ब्रेला करते हुए कहता है, जो भी मैं पूछने वाला हूँ तुमसे वो सब कुछ तुम मुझे अभी बताओगे। वेल तभी अचानक से यहाँ पर नाइटो के ऊपर एक अटैक हो जाता है, लेकिन नाइटो यहाँ पर उसके अटैक से बच जाता है। सुकुयोमी यहाँ पर आता है और वो नाइटो से कहता है कि वो नाइटो से फाइट करने के लिए नहीं आया है, वो तो बस इस ओसुके को यहाँ से लेने के लिए आया है। नाइटो उससे कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं बस तुमको यहाँ से ऐसे ही चले जाने दूंगा। सुकुयोमी नाइटो से कहता है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर जॉगर्स जॉगिंग के लिए आ जाएंगे, तो क्या तुम चाहते हो कि हम आम लोगों को इस चीज में लपेटे। नाइटो अब यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और ओसुके यहाँ से जाने लगता है।
अगले सीन में ये दोनों होते हैं और सुकुयोमी ओसुके से कहता है तो तुम हार गए हाँ। ओसुके कहता है कि उसको नाइटो से लड़ाई करके अच्छा लगा। इस बात पर सुकुयोमी उससे कहता है अगर ऐसा है तो तुम दोबारा ट्राई करो। ओसुके कहता है कि अगली बार वो जरूर जीतेगा। सुकुयोमी कहता है हाँ ठीक है लेकिन अगली बार तो मैं जाऊंगा उससे लड़ने। अगला सीन होता है शिकी और जिन का। शिकी कॉल पर बात कर लेता है और वो जिन से कहता है कि वो पुलिस वाले जा रहे हैं उस लड़की को ढूंढने। शिकी अब जिन से पूछता है कि आखिर उसको इस लड़की की इतनी चिंता क्यों हो रही है। जिन शिकी को बताता है कि उसकी भी एक बहन थी लेकिन उसके फादर एक मोमोतारो थे और उसके फादर ने मोमोतारो की ड्यूटी चूज की अपनी फैमिली से बढ़कर। वह इसके बाद अगला सीन होता है एक फ्लैशबैक जिसमें जिन और उसकी बहन को दिखाया जाता है। जिनकी बहन का नाम होता है हाजुकी। जिन अपनी मॉम से कहता है कि वो बड़े होके एक मोमोतारो बनना चाहता है। जिनकी मॉम उसको बताती है कि जिनके पापा एक मोमोतारो हैं ये बात एक सीक्रेट है। मतलब यहाँ पे जिनके डैड का बर्थडे होता है तो जिनकी मॉम जो है वो सजेस्ट करती है कि उन्हें क्यों ना केक बनाना चाहिए। अगले दिन जब जिन स्कूल से वापस आ रहा होता है तो उसकी बहन उसको मैसेज करके बताती है कि वो कुछ सामान लेते आए। जिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है अपने फादर से मिलने के लिए क्योंकि उसने बहुत दिनों से अपने फादर को नहीं देखा होता है। लेकिन जैसे ही वो घर जाता है सामान लेके वो देखता है कि उसके पापा ने उसकी मॉम और सिस्टर दोनों को ही ख़त्म कर दिया होता है ये कह के कि उसकी मॉम और सिस्टर एक डीमन थे। जिनके डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो एक मोमोतारो है या फिर एक डीमन। जिन ये सदमा सह नहीं पाता और वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिनके बाबा समझ जाते हैं कि जिन एक डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये चीज देखते हुए उसके पापा उसको बहुत ज्यादा इंजरीज दे देते हैं। जिन बता रहा होता है कि वो उसके हमले से बच तो जाता है लेकिन उसके पापा दोबारा उसके पीछे नहीं आते। मतलब जिन यहाँ पर एक नदी के पास आकर बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है वो कहता है कि उसको बहुत दर्द हो रहा है। जिन जो है वो सारी बातें शीकी को बता देता है। कहानी खत्म होने के बाद शीकी जिनसे कहता है यार तुमने तो मुझको पका दिया, मुझे तो अब बाथरूम जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ यहाँ पर शीकी जब बाथरूम में जाता है वो वहाँ पे जाके रोने लगता है। वो कहता है कि इतनी दर्द भरी स्टोरी और लाइफ किसी को भी रुला सकती है। अब जैसे ही यहाँ पर शीकी वॉशरूम से आता है जिन देखता है कि शीकी की आंखें सूजी हुई होती है। तभी यहाँ पर शीकी को मिकाडो का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिकाडो ने वो जगह ढूँढ ली है जहाँ पे वो लड़की अभी कैद है। अब जैसे ही यहाँ पे शिकी और जिन उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ के बारे में मिकाडो ने बताया होता है वो देखते हैं कि वो जगह भी सेम हॉस्पिटल की तरह चल रही होती है। एंड इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही अगले एपिसोड में।